बच्चे, जैसे कि आप भली भांति जानते हैं कि पिछले 2 दिवसों से हम भ्रष्टाचार के बारे में पढ़ रहे हैं। हमने ये जाना कि भ्रष्टाचार क्या है। तत्पश्चात हमने ये जाना कि भ्रष्टाचार के कौन से क्षेत्र हैं और ऐसे कौन से तत्व हैं जो व्यक्ति को भ्रष्टाचार की तरफ उन्मुख करते हैं। हमने इसके साथ ही ये जानने की भी चेष्टा की कि भ्रष्टाचार के कौन से कारण हैं। हमने कल 3 कारणों को जाना था, आज हम जानेंगे चौथे कारण को। अब वो कारण है लाइसेंस, परमिट, कोटा व कंट्रोल तथा जटिल कर प्रणाली पर आधारित आर्थिक व्यवस्था। ये एक ऐसा कारण है जो व्यक्ति को, देखो आपको याद होगा कि मैंने सबसे पहला कारण जो आपको बताया था वो व्यक्तिगत कारण बताया था और उसमें मैंने आपको उदाहरण दिया था। मेरे ख्याल से शायद कोई भी विद्यार्थी, जिस किसी ने भी वीडियो देखा है, शायद मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर किया है, तो मेरे ध्यान, जितना मुझे ध्यान पड़ता है 2 या 3 विद्यार्थियों ने ही देखा है। अब क्यों दूसरे विद्यार्थियों ने नहीं देखा ये अभी मैं चर्चा नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि उस चर्चा से भले आप लोगों को दुख हो ना हो, मुझे बहुत दुख होता है, तो उस बात को हम अवॉइड करते हैं। पर जिन भी विद्यार्थियों ने देखा है उन विद्यार्थियों को भली भांति याद होगा कि व्यक्तिगत कारणों में ऐसे हमने अनेकानेक कारणों के बारे में चर्चा की थी जिसके वशीभूत होकर एक ईमानदार व्यक्ति भी भ्रष्टाचार की ओर उन्मुख होता है। तो ऐसा ये पूरा का पूरी कौन सी संरचना है, लाइसेंस, परमिट, कोटा व कंट्रोल तथा जटिल कर प्रणाली पर आधारित आर्थिक व्यवस्था, जो हमारी सामाजिक व्यवस्था में इस प्रकार से विद्यमान है कि भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है। अब ये बात तो आप भी मानते हैं कि विकासशील देशों में साधनों की कमी है, इस बात से आप भली भांति परिचित हैं, जिसके कारण कुछ वस्तुओं के नियंत्रण के लिए लाइसेंस व कोटा सिस्टम होता है, ठीक है। परंतु जहाँ कहीं भी ऐसी व्यवस्था होती है वहाँ भ्रष्टाचार पनपने की पूर्णतः संभावना रहती है। अफसरों व राजनेताओं के पास अपने विशेषाधिकार के आधार पर बांटने को बहुत कुछ होता है और इन अनुग्रह के वितरण में कुछ उनका भी भला हो जाए, ऐसा सोचना उनके लिए बुराई नहीं मानी जाती। उनके दृष्टिकोण में कि मैंने अगर किसी को ऑब्लाइज किया है, मैंने अगर मेरी कैपेसिटी में है, ये अधिकतर कैपेसिटी किसको प्राप्त होती है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स होते हैं, हाईली पोस्टेड ऑफिसर्स होते हैं, और दूसरे जो राजनेता होते हैं। तो वहाँ ये माना जाता है कि अगर मैं इन लोगों को, किसी को भी जिनको लाइसेंस दिया है, जिनको पार्टिकुलरली किसी चीज़ का कोटा दिया है, तो अगर मैं उनका फ़ायदा कर रहा हूँ तो उसमें अगर मेरा भी 2 पैसे का फ़ायदा हो जाए तो इसमें कोई बुराई नहीं होनी चाहिए। तो दोनों ही पक्ष, कोटा लेने वाला और कोटा देने वाला, लाइसेंस लेने वाला और लाइसेंस देने वाला, यहाँ लाइसेंस से तात्पर्य सिर्फ गाड़ी का लाइसेंस से नहीं है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जिनके लिए आपको लाइसेंस की आवश्यकता होती है। जैसे जो शराब का ठेका है, शराब की दुकान खोलते हैं, उसके लिए लाइसेंस की आवश्यकता होती है, ठीक है। एक उदाहरण मैंने आपको बताया है। तो यहाँ पर ये दोनों ही, जो लेने वाला है और देने वाला है, वो इस अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए इस पूरी व्यवस्था में एक ऐसी व्यवस्था को उत्पन्न करता है, एक ऐसे तत्व को उत्पन्न करता है जहाँ पर भ्रष्टाचार की पौध रोपी जाती है। और ये तो देखिए, अब धीरे धीरे हमारी जो कर प्रणाली व्यवस्था है वो बहुत सहज होती जा रही है, परंतु पूर्व में तो यह कर प्रणाली जो व्यवस्था थी बहुत ही जटिल और भारी थी। तो व्यापारियों का ये मानना है कि यदि वे सभी कर देंगे तो नंबर 2 का व्यवसाय, अगर नहीं करेंगे तो भूखा मर जाएंगे। देखिए, इस देश का दुर्भाग्य है कि 100 करोड़ से अधिक जनसंख्या में कुल मिला के 1% से भी अधिक लोग नहीं हैं जो कि इनकम टैक्स देते हैं। तो ऐसी व्यवस्था में, और आप बहुत देखेंगे, आप अपने मार्केट में जाएं, जिस शहर में आप रहते हैं,
कि इतने धनाढ्य व्यापारी हैं, लेकिन अमूमन ये देखने पर आया है कि वो इनकम टैक्स शो नहीं करते और उसको बचाने के लिए क्या करते हैं वो लोग, बिलिंग सिस्टम को फॉलो नहीं करते, बिल पे नहीं, जितना भी सामान उनसे परचेज़ किया जाता है वो जब तक कस्टमर इंसिस्ट ना करे, जब तक जो उपभोक्ता है वो विवश ना करे, तब तक वो उसको बिल नहीं देते और अपना अधिकतर जो पूरा जो बिज़नेस है उसे हमेशा वो घाटे में दिखाने की चेष्टा करते हैं और इस तरीके से वो एक बहुत बड़े इनकम टैक्स देने से बच जाते हैं। तो ये सारी व्यवस्थाएं करप्शन का एक बहुत बड़ा कारण हैं। इसके बाद हम देखते हैं अगला भ्रष्टाचार का कारण क्या है, वो है राजनीतिक व्यापारी अपराधी सहजीवन। ये क्या है? भ्रष्टाचार का एक कुचक्र राजनेता, व्यापारी व अपराधी के इंटरडिपेंडेंसी के रूप में स्थापित हो चुका है। राजनेता को चुनाव के लिए, मैंने पूर्व में भी आपको चर्चा की थी कि राजनेता एक पेड सर्विस में इन्वॉल्व नहीं है, जैसे एक लेक्चरर है, एसोसिएट प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, या स्कूल में जो पढ़ाने वाले अध्यापक हैं, या विभिन्न कार्यालयों में काम करने वाले क्लरिकल स्टाफ हैं, या फोर्थ क्लास हैं, या उच्च पदस्थ अधिकारी हैं, उन सभी को जो वो कार्य करते हैं उनके बदले उनको एक सैलरी, एक पर्टिकुलर अमाउंट गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। परंतु राजनेता इस प्रकार का सैलरी नहीं पाते तब तक जब तक कि वो चुन लिए नहीं जाते। एक एमएलए की, एक एमपी की को भी सैलरी मिलती है। पता नहीं आप में से कितने विद्यार्थियों को ये बात पता है या नहीं पता। और तो इसलिए और जो राजनीति है वहाँ पर बहुत अधिक धन की आवश्यकता होती है। क्यों होती है? स्वयं को स्थापित करने के लिए। तो राजनेताओं को चुनाव में बहुत अधिक धनराशि चाहिए, ये बात आप सभी को पता है। और इसलिए, और क्योंकि पार्टी कोई व्यापार नहीं कर रही होती, उनका कोई पेड बिजनेस नहीं होता है, इसलिए उन्हें चंदा या अन्य साधन चाहिए होते हैं। इसलिए चुनाव चक्रियों में ये माना जाता है सिर्फ पैसा ही नहीं, शारीरिक बल की भी आवश्यकता होती है ताकि वह विरोधियों के पशुबल का जवाब दे सके और उन्हें आतंकित भी कर सके। अतः उसे व्यापारी व समाज विरोधी अपराधी तत्वों के सहयोग की आवश्यकता होती है। व्यापारी को लाइसेंस व परमिट चाहिए, जैसे कि हमने पहले आपसे कहा, और उनके अनन्य हित होते हैं जिनके संरक्षण के लिए उनको राजनेताओं की आवश्यकता होती है, राजनीतिक पार्टियों की आवश्यकता होती है। और संसद या विधानसभा में व्यापारी हितों की रक्षा के लिए कई बार ऐसे मुद्दों को उठाना होता है। तो इन सारी चीज़ों के लिए और गैर कानूनी ढंग से वो अपने बिजनेस को सरवाइव कर सकें, इसके लिए इनडायरेक्टली उनको राजनेताओं की हेल्प की आवश्यकता होती है। तो ये एक पूरा का पूरा एक मैंने जैसा बताया एक दूसरे से, जैसे इंटरडिपेंडेंसी, जिसे हिंदी में हम अंतर संबंधित कहते हैं, कि एक दूसरे के ऊपर निर्भरता बनी रहती है और ये एक ऐसी व्यवस्था बन जाती है जिससे भ्रष्टाचार को अलग करना बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है। अब हम देखते हैं भ्रष्टाचार के और कौन से कारण हैं। तो भ्रष्टाचार के कारणों में भ्रष्टाचार का पारिस्थितिकीय कारण ये क्या है? भ्रष्टाचार का पारिस्थितिकीय विज्ञान से भी की दृष्टि से अध्ययन किया गया। ठीक है, अब ये किसने अध्ययन किया? लासवेल। मैं फिर नाम रिपीट करती हूँ, लासवेल। लासवेल ने विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाली जनसंख्या के राजनीतिक व सामाजिक मामलों पर दृष्टिकोण भी उनका भिन्न भिन्न था। वो कहते हैं गरीब और गंदी बस्तियों में रहने वाले व्यक्ति राजनीतिक स्थिति की व्याख्या प्रायः दो दृष्टि से करते हैं। एक तो उन्हें नागरिक संगठनों से रोजगार मिलता रहे और दूसरा उन्हें अवैध इच्छाओं की पूर्ति के लिए सरल सुविधाएं मिलती रहें, इसलिए वे नागरिक प्रशासन के भ्रष्ट रूप को बनाए रखने में रुचि रखते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब ये बात घूम फिर के इस बात पर आती है कि
कहीं ना कहीं जो भ्रष्टाचार का जो पूरा एक जाल चल रहा है उसमें हर किसी का कोई ना कोई हित सिद्ध हो रहा है, पूर्ण हो रहा है। अदरवाइज़ ये चीज़ एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती थी। तो लगातार इस बात पे दृष्टिपात किया जाता है कि भ्रष्टाचार एक ऐसी व्यवस्था बन गई है जिसमें कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसकी हित साधना नहीं हो रही हो। अब हम देखेंगे भ्रष्टाचार के कौन से प्रशासकीय कारक हैं। तो भ्रष्टाचार के प्रशासकीय कारकों में हम पहला देखेंगे कानूनों का खोखलापन व कानूनी विधियों की जटिलता। आपको याद है मैंने कल कहा था कि भारतीय स्वयं अपने बारे में बड़े ही मजाकिया अंदाज में कहते हैं कि भारत में तो कानून बनने से पहले उनको तोड़ने के तमाम रास्ते ढूंढ लिए जाते हैं, और ये कहीं ना कहीं बात सच है, कड़वा सच है पर है सच। दूसरी बात, कानूनी व्यवस्था इतनी जटिल है और अपराधी के लिए बचने के लिए इतने सारे रास्ते हैं कि कोई भी व्यक्ति बेखौफ होके अपराधों में संलग्न होता है। अब क्योंकि ये मिसकंडक्ट है, मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर आप अपने दफ्तर से एक पेन भी उठाकर अपने घर ले जाते हैं तो उसे मिसकंडक्ट ही माना जाएगा। तो भ्रष्टाचार के प्रशासकीय कारणों में हम पहला देखते हैं कानूनों का खोखलापन व कानूनी विधियों की जटिलता। भारत में कानून इतने जटिल हैं, कानूनी प्रक्रिया इतनी लंबी है, औपचारिक है, दुरह है, बहुत डिफ़िकल्ट है कि सामान्य व्यक्ति की समझ से तो बिल्कुल परे है। और ये बात आप भी जानते हैं कि भारत में अधिकतर जनसंख्या अशिक्षित है, अतः जब भी उनका कानून से कुछ वास्ता पड़ता है वो विवश हो जाते हैं इस कानून के हाथों खेले जाने के लिए, ठीक है ना। तो ऐसे समय में ये भ्रष्ट तत्व कहीं ना कहीं उन्हें मिसगाइड करते हैं, और पढ़ा लिखा व्यक्ति अमूमन कानूनी पचड़ों में नहीं पढ़ना चाहता क्योंकि उसे लगता है कि उसका जो मूल्यवान समय है वो पूरा का पूरा खराब हो जाएगा, व्यर्थ जाएगा। तो इसलिए ये वो सारे लोग जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं उन्हें कहीं आश्रय मिलता है, शह मिलता है कि वो इस चीज़ में इंडल्ज रहें, इन्वॉल्व रहें। अब भ्रष्टाचार के प्रशासकीय कारणों में दूसरा है कर्मचारी तंत्र की लाल फीता शाही। ये क्या चीज़ है? मध्यम और निम्न श्रेणी के कर्मचारी तंत्र के पास पहले ही अनैतिक लूट के हथियार होते हैं। पुराने कागज ढूंढना, केस का अध्ययन करना आदि ऐसे अनेक हथकंडे हैं जिनके द्वारा किसी केस की फाइल प्रस्तुत करने में मनचाही देरी लगाई जा सकती है, ठीक है। और इस बात को मुझे बहुत विस्तार से समझाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इन परिस्थितियों का से दो चार हम सबको होना पड़ता है। दो चार मतलब इन परिस्थितियों का सामना अगर मैंने नहीं किया है तो मेरे किसी रिश्तेदार ने किया है और उसने अपना उसके साथ घटित पूरा वाकया बताया है। अगर किसी रिश्तेदार के साथ नहीं हुआ है तो मेरे मित्र समूह में किसी न किसी के साथ हुआ है। मित्र समूह में अगर किसी के साथ नहीं हुआ है तो जिस कार्यालय में मैं या कोई व्यक्ति काम करता है वहाँ उनके कलीग्स के साथ हुआ। पर क्योंकि समाज में ये बहुतायता व्याप्त है तो हम लोगों के मुख से भी इस बात को सुनते हैं कि कर्मचारी तंत्र की जो लाल फीताशाही है वो भ्रष्टाचार को कैसे पनपाती है। अब इसके भ्रष्टाचार के प्रशासकीय कारणों में हम देखेंगे प्रशासकों की विशेष विवेकाधिकार, सत्ता व शक्ति। प्राय प्रशासन के कानून, ये बात आपको भली भांति विदित है, अंग्रेजों द्वारा बनाए गए थे। उन्होंने अपने अधिकार में एक औपनिवेशिक देश पर शासन करना था तथा एक विदेशी कौम को गुलाम बनाए रखना था। अंग्रेज़ों के लिए तो हम विदेशी हुए ना, तो हमें गुलाम बनाए रखने के लिए जो उन्होंने सत्ताधिकार था, विशेषाधिकार था, वो स्वयं के पास रखा। परंतु वो चले गए पर वो अधिकार व्यवस्था आज भी व्याप्त है। अपराधों के लिए न्यायाधीशों के पास ही विस्तृत विवेकाधिकार है। प्राय अधिकतम दंड की सीमा निर्धारित है। एक अपराध में उदाहरणतः 5,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है और अगर ऑफिसर के पास विशेषाधिकार है तो 5 रुपये भी जुर्माना कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें कई बार भ्रष्टाचार का जो स्वरूप है उसे विकृत कर देती है। अभी हम भ्रष्टाचार के प्रशासकीय कारणों को जान रहे हैं। अब इसके बाद हम इसका
भ्रष्टाचार के प्रशासकीय कारणों में चौथा देखते हैं कि ये आपने बहुत देखा होगा और देखिए यहाँ आप सुनते होंगे, आप पढ़ते हैं। मैं बराबर अगर आपसे कहती हूँ कि अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो सामाजिक समस्या से संबंधित किसी भी टॉपिक को समझने में आपको ज़रा सा भी कष्ट नहीं होगा, ज़रा सी भी परेशानी नहीं होगी। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो लगभग 1 मास पूर्व की बात है, 1 या 1.5 मास पूर्व की बात है। न्यूज़पेपर में मैंने पढ़ा था कि जो बजरी का काला व्यापार करते हैं वो लोग जो ईमानदार इंस्पेक्टर है, ईमानदार अफसर है, उसे रोकने का पहले तो भरसक प्रयास करते हैं और अगर वो उनकी कही गई बातों को नहीं सुनता है तो उनकी जान लेने में भी हिचकते नहीं हैं। और ऐसा कई बार देखने में आया है कि उस ऑफिसर को गाड़ी के नीचे कुचल दिया गया, ट्रैक्टर के नीचे कुचल दिया गया, या फिर ये भी देखने में आया है कि अगर कोई अफसर बहुत ईमानदार है और किसी पर्टिकुलर प्लेस में उसका वो रह रहा है और ईमानदारी से अपना काम कर रहा है तो वो चीज़ जो वहाँ के राजनेता हैं और व्यापारी समूह हैं वो उस चीज़ को डाइजेस्ट नहीं कर पाते, पचा नहीं पाते और उनको लगता है कि अगर उनकी संपूर्ण व्यवस्था इससे, कौन सी व्यवस्था, भ्रष्टाचार की व्यवस्था पे प्रभाव पड़ रहा है, वो फल फूल नहीं रही है भ्रष्टाचार की व्यवस्था, उनके व्यापार को नुकसान हो रहा है। तो ये इस तरह के तमाम कारण ऐसे आ जाते हैं जब एक ईमानदार अफसर आता है। तो आप देखिएगा कि जो एक ईमानदार अफसर होता है उससे संपूर्ण जो सामाजिक व्यवस्था के अलग अलग अंग हैं, चाहे उसका अंग राजनीतिक व्यवस्था है, चाहे उसका अंग व्यापारिक व्यवस्था है, समाज का बहुत बड़ा समूह उसके पीछे पड़ जाता है, उसका प्रमोशन नहीं होने देता, उसका ट्रांसफ़र करवाता है और तमाम तरह के उसके ऊपर अनर्गल आरोप लगाए जाते हैं। तो इसलिए कई बार अपने ईमानदार साथी की ये दुर्दशा देखकर जो दूसरे अफसर होते हैं अगर वो भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं होते तो कम से कम ईमानदारी को वो छोड़ देते हैं, वो साइलेंट हो जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर वो एक्टिव रहे और भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध उन्होंने शिकंजा कसा तो उनको उसी प्रकार से प्रताड़ित किया जाएगा जैसे उनके किसी साथी को किया गया हो। तो इसलिए ये एक ऐसी कोयले की खान मानी जाती है जिसमें अगर कोई व्यक्ति डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं भी होता तो भी उसके ऊपर कहीं ना कहीं कालिक लग जाती है। अब इसके बाद हम बात करते हैं भ्रष्टाचार के राजनीतिक कारण की। क्या है भ्रष्टाचार के राजनीतिक कारण? तो पहली बात करते हैं हम इसमें सत्ता की राजनीति। राजनीति का लक्ष्य केवल शक्ति प्राप्त करके उसे बनाए रखना और उसको अपने लिए, खुद के लिए और अपने दल के हित के लिए प्रयोग करना है। सत्ता की राजनीति में नैतिक आदर्शों और राष्ट्रीय हितों के लिए कम ही स्थान रह गया है और इस बात को मुझे समझाने की आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि ये बात आप लोग भी भली भांति जानते हैं कि स्वयं स्वार्थ सिद्धि, स्वयं की उन्नति, स्वयं के बारे में सोचना, स्वयं के धन लाभ के बारे में सोचना, स्वयं अधिक से अधिक कम से कम समय में अधिक से अधिक प्राप्त करना, चाहे वो पद हो, चाहे वो सत्ता हो, चाहे वो धन हो, तो ऐसी स्थिति में समाज हित, राष्ट्र हित, देश हित ये सब बहुत गौण हो जाता है, बहुत पीछे रह जाता है। सत्ता प्राप्त करने के लिए खुलकर धन व अन्य हथकंडों का भी प्रयोग होता है और जब राजनेता ही भ्रष्ट हैं तो सामाजिक जीवन कैसे स्वच्छ रह सकता है, ये समझने योग्य बात है। अब इसके बाद हम जानते हैं भ्रष्टाचार के जो राजनीतिक कारण हैं उनमें से एक और कारण वो है खर्चीली व दोषपूर्ण चुनाव प्रणाली। देखिए, हर जो इलेक्शन कमीशन है वो एक निश्चित राशि जो राजनेता लड़ रहे हैं वो उनको बिल्कुल क्लैरिफाई किया जाता है। जिस तरीके से आपको ध्यान है आपके महाविद्यालय में जब इलेक्शन होते हैं तो आपको महाविद्यालय प्रशासन के द्वारा बताया जाता है कि इतनी एक मिनिमम राशि के अलावा आप इससे अधिक खर्च नहीं कर सकते। पर देखिए, इसे आप आरोप के तौर पे मत लीजिएगा, लेकिन आप भी भली भांति जानते हैं कि उससे कहीं बहुत अधिक राशि आप खर्च कर देते हैं, करते हैं ना। तो इसीलिए
लेकिन इसको कंट्रोल करने का कोई भी सिस्टम सोसाइटी में नहीं है। तो यही स्थिति जो इलेक्शन होते हैं एमपीज़ के, एमएलए के, जो पूरी चुनाव प्रणाली है भारत में ही नहीं अभी तो बाहर की भी मैं बात कर रही हूँ, विकसित देशों की भी बात कर रही हूँ, विश्व के अनेक देशों, विश्व के लगभग सभी देशों की मैं ये बात कर रही हूँ। तो जहाँ कहीं भी लोकतंत्र है, ठीक है, तो प्रजातांत्रिक प्रणाली में चुनाव एक ऐसा विषय है जिसके बारे में जितनी चर्चा की जाए वो कम है। और उम्मीदवार न केवल मतदाता को ये विश्वास दिलाता है कि वो उसकी तमाम आवश्यकताएं, तमाम जो उसकी ज़रूरतें हैं उन्हें पूरा करेगा। यहाँ व्यक्तिगत ज़रूरत की बात मैं नहीं कर रही, जैसा कि जिस एरिया में वो रहता है वहाँ लाइट की व्यवस्था करवाएगा, वहाँ सड़क बनवाएगा, नौकरी में रोजगार जो व्यवस्था रोजगार है उसमें उसे आरक्षण दिलवाएगा, तमाम तरह के इतने सुनहरे वादे किए जाते हैं। बात अलग है कि इलेक्शन जीतने के बाद नेता वो सारी बातें, अधिकतर, मैं सबकी बात नहीं कर रही थी, बहुत आयता में नेता उन बातों को भूल जाते हैं, ठीक है। अब दूसरी बात क्या आती है कि सबसे ज़्यादा कष्टकारी स्थिति ये होती है कि इन चीज़ों के लिए सिर्फ वादों से काम नहीं चलता। इलेक्शन फाइट करने के लिए अधिकतर मतदाताओं को अलग अलग किस्म का भौतिक प्रलोभन दिया जाता है, और ये भौतिक प्रलोभन ये कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार को पनपाने में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये भूमिका किसी भी स्थिति में सकारात्मक नहीं है, पूर्णतः नकारात्मक भूमिका की बात मैं यहाँ कर रही हूँ। अब इसके बाद हम आते हैं भ्रष्टाचार के राजनीतिक कारण में तीसरा कारण, उच्च राष्ट्रीय नेताओं की प्रारंभिक उदासीनता। क्या है? आज़ादी के बाद से भ्रष्टाचार का जो व्यापक प्रसार हुआ है उसमें ये देखा गया है कि हमारे जो शीर्ष राष्ट्रीय नेता वो शोर उदासीनता रखते हैं, और उसके पीछे कारण है। ये माना जाता है ये एक इस तरह की चेन है जिसमें सब आपस में इस कदर उलझे हुए हैं कि किसी एक पर आरोप प्रत्यारोप लगाना और उसको दोषी करार करना सहज नहीं है। अब इसके बाद हम बात जब कर रहे हैं भ्रष्टाचार के राजनीतिक कारणों की, तो उसमें चौथा है शक्तिशाली प्रचार तंत्र। प्राय राजनेता और व्यापारियों का प्रचार तंत्र है, जैसे प्रेस, रेडियो, टेलीविज़न आदि, इसका बहुत प्रभाव पड़ता है। पत्रकार कहीं ना कहीं उनके आगे पीछे घूमते हैं, अथवा अपनी छवि को बनाए रखने के लिए अपने कृत्यों को जो भ्रष्टाचार में जो नेता लिप्त हैं उसे छुपाने के लिए प्रचार तंत्र के द्वारा जनता में अपनी एक दिव्य छवि, एक सुनहरी छवि बनाए रखने के लिए भ्रामक तथ्यों का भी सहारा लेते हैं। अब भ्रष्टाचार के राजनीतिक कारण में हम देखेंगे निष्पक्ष और प्रभावी जांच तंत्र का अभाव। ये पांचवा आपका पॉइंट है। तो यहाँ हम ये देखते हैं कि ये संपूर्ण व्यवस्था, जैसे मैंने कहा ना कि ये एक कोयले की खान है जहाँ पर किसी भी व्यक्ति का प्रवेश होने का तो उसका चाहे एक छोटा सा दाग ही लगेगा, लेकिन बिल्कुल साफ बाहर निकल पाना बड़ा मुश्किल है। तो ये जो भ्रष्टाचार का जाल फैला हुआ है यहाँ पर, क्योंकि जो निष्पक्ष जांच करने वाला व्यक्ति है वो या संस्था है उसमें कोई एक ऐसी दैवीय शक्ति कार्य तो नहीं करती ना, काम तो करता है मानव। तो वो मानव कहीं ना कहीं जब स्वतंत्र जांच एजेंसी इन्वॉल्व होती हैं तो ये संभव है कि मानव भी जो उस जांच एजेंसी में है वो भी किसी न किसी रूप से किसी न किसी प्रलोभन में आ जाए और ये जांच आयोग भी प्रभावित हो। तो इसलिए ये माना जाता है कि निष्पक्ष और प्रभावी जांच तंत्र का अभाव भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है। और बच्चों, आपके इन संपूर्ण जो सामग्री है इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैंने उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की अध्ययन सामग्री की सहायता ली और मैं उनकी आभारी हूँ
क्योंकि मैंने ये सहायता इसलिए भी ली क्योंकि उनकी जो अध्ययन सामग्री है उसमें बहुत सहजता से, बहुत सामान्य शब्दों में, बहुत ऐसे शब्दों में समझाया गया है जहां आपको समझने में आसानी हो। और आपके हर टॉपिक के लिए मैं अलग अलग पुस्तकों की सहायता लेती हूँ, अलग अलग विश्वविद्यालयों की अध्ययन सामग्री की सहायता लेती हूँ। तो आपके ये जो भ्रष्टाचार का जो आपका टॉपिक है, इसके लिए मैंने उत्तराखंड विश्वविद्यालय, मुक्त विश्वविद्यालय, उत्तराखंड विश्वविद्यालय नहीं, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी है ना, उनकी जो अध्ययन सामग्री है उसकी सहायता लिए, तो मैं उनका भी आभार प्रकट करूँगी। और मैं ये भी चाहूँगी बच्चों कि आप लोग प्लीज़ जितना आपको पढ़ाया जा रहा है उसको बहुत मन लगा के पढ़ें, इस वीडियो को देखें, समझने की कोशिश करें। और जीवन में अगर आप किसी से क्षणिक भी सहायता लेते हैं तो उसका आभार प्रकट करना ना भूलें। जैसा कि मैं निरंतर जब जिस पाठ्य पुस्तक से सहायता लेती हूँ या पाठ्य सामग्री से सहायता लेती हूँ, आपने नोटिस किया होगा मैं सदैव लिखित में उनका आभार प्रकट करती हूँ। आज मैंने मौखिक तौर पे भी आभार प्रकट किया है। तो आप जीवन में उन्नति तब करते हैं जब आपके मन में सहृदयता हो और आप हर उस व्यक्ति के ऋणी हों जिसने जीवन के आपके उन्नति पथ पर आपकी सहायता की हो। आशा करती हूँ आप अपने जीवन में बहुत उन्नति करेंगे और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। अगर कहीं किसी भी रूप से आपको दिक्कत आए तो बेझिझक आप व्हाट्सएप पे, जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर आप अपना क्वेरी भेज दीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।